बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कि जो यूएसए का प्रेसिडेंट है उसके पास कौन सी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि जो यूएसए का प्रेसिडेंट है इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट इन द वर्ल्ड, जो कि दुनिया में एक स्ट्रॉन्गर तरीन प्रेसिडेंट होता है। उसके पास जो अथॉरिटीज़ जो पावर्स होती हैं वो कौन सी पावर्स उसके पास होती हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक कोट है हमारे पास जो ओ एन रॉय का है, जो कि कहते हैं वट एवर एल्स ही मे बी, चीफ लेजिस्लेचर, पार्टी लीडर, custodian of national interest, first of all he is an executive। कहते हैं कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अथॉरिटीज एक प्रेसिडेंट के पास होती हैं, खास तौर पे जो यूएसए का प्रेसिडेंट है उसके पास और भी बहुत सारी अथॉरिटीज हैं, बहुत सारे पावर्स हैं। उनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर्स है वो है चीफ एग्जीक्यूटिव की। जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए है इन द अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उनमें सबसे पहली जो पावर है वो है एज चीफ एडमिनिस्ट्रेटर। जो अमेरिका की स्टेट्स हैं, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, वहां पर जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो खुद प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका होता है। तो यहाँ पे जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है वो कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है। मींस की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसका जो हेड होता है वो वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका होता है, हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद जितना भी अमेरिका की जितनी भी स्टेट्स हैं वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी? प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट के हैं वो फॉलो करवाना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी? अमेरिका के प्रेसिडेंट की। एंड इस सारे पर्पस को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्रेसिडेंट होता है वो क्योंकि चीफ कमांडर इन चीफ भी होता है, फोर्सेस उसके अंडर होती हैं, तो ये तमाम पर्पस, तमाम ये रूल्स, ये रेगुलेशंस, ये डिसीजंस बाय द सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करवाने के लिए जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है वो फोर्सेस को भी यूज कर सकता है। नेक्स्ट देखें लॉ एंड ऑर्डर के बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका होता है उसके पास ये पावर्स होती हैं कि जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के लिए वो उनको इम्प्लीमेंट करवाए, और ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिए उसने इस डिसीजंस को फॉलो करवाना है, इम्प्लीमेंट करवाना है इन ऑल द स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद है कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज एंड नेशनल प्रॉपर्टी। जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है वो कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन होता है, लॉज का कस्टोडियन होता है और नेशनल प्रॉपर्टी का कस्टोडियन होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन कैसे होता है। हमने पहले डिस्कस किया था कि जो चेक एंड बैलेंस की पावर्स हैं, जो प्रेसिडेंट के पास चेक्स हैं कांग्रेस के ऊपर, उनमें कुछ ये हैं कि जो कांग्रेस बिल पास करती है तो प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार हासिल होता है कि वो उन बिल को वीटो कर सकता है, मतलब उन बिल को जो है वो एक्सेप्ट ना करे तो ये उसके पास पावर्स हैं, उन बिल्स को रोक सकता है। लेकिन इसके पास और काफी सारी चीजें हैं कि दोबारा वो बिल जो है वो बहुत द हाउस ऑफ लेजिस्लेशन से अगर 2/3 मेजोरिटी के साथ पास होती हैं तो वो पास होनी की पड़ेगी। लेकिन जो अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इतनी ज्यादा मेजोरिटी जो है वो लानी एक इम्पॉसिबल अमल होता है, तो लिहाजा ये सारी पावर्स जो होती हैं ये अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास होती हैं कि कोई भी बिल जो है वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है और कांग्रेस उसे पास कर रही है तो ये अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास पावर्स हैं कि वो इस बिल को रोक सकता है, डिनाई कर सकता है, डिक्लाइन कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट देखें कैन यूज आर्म फोर्सेस फॉर दिस पर्पस, और इस तमाम मकसद के लिए जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो आर्म फोर्सेस को यूज कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास कस्टोडियन ऑफ द रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन ऑल स्टेट्स। अब यहाँ पे हमने कहा था कि जो तमाम जो स्टेट्स होती हैं अमेरिका की वहां पे रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और ये रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये कन्वेंशन मेथड से वहां पे इंस्टॉल की गई है, ना कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी टर्म्स मौजूद हैं। अब जो प्रेसिडेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का इन ऑल द स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
मीन्स कि अगर कोई भी बंदा वहां पे डिक्टेटरशिप की यूज कर रहा है या कोई और डोमिनेशन यूज कर रहा है किसी भी स्टेट के अंदर, तो अमेरिका का प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल है कि वहां पर रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बहाल करवाए। उसके बाद है असिस्टेड बाय एंटायर ब्यूरोक्रेसी। अब यहाँ पे देखें, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है, तो जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन होती है किसी भी कंट्री की, तो वो ब्यूरोक्रेसी होती है। तो क्योंकि ये हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है, सो ही इज असिस्टेड बाय द ब्यूरोक्रेसी, ऑल द ब्यूरोक्रेसी। उसके बाद जो है, इन केस ऑफ एनी, अगर कोई भी किसी भी स्टेट के अंदर कोई बगावत होती है या कोई फॉरेन इन्वेजन का डर होता है, तो जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो खुद इनिशिएट ले सकता है, आर्म फोर्सेस को यूज कर सकता है फॉर द डिफेंस ऑफ दैट स्टेट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के पास, तो वो होता है कमांडर इन चीफ। ही इज कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल द आर्म फोर्सेस ऑफ अमेरिका। जो एयर फोर्स है, जो आर्मी होती है, जो नेवी है, जो नेवी सील्स हैं अमेरिका के, तो इन सब के जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो कौन होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। मतलब कि जितनी भी मूवमेंट होती है फोर्सेस की, जितनी भी अटैक्स होते हैं, जितनी भी मोबिलाइजेशन होती है, जितनी भी पोजीशंस होती है ट्रूप की, जहां जहां पर ट्रूप्स डिप्लॉय होते हैं, वो सारे के सारे किसकी मर्जी से और किसके ऑर्डर से होते हैं? वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के ऑर्डर की वजह से होते हैं। अब देखिए, सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल फोर्सेस जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका होता है, ये सुप्रीम कमांडर होता है ऑल फोर्सेस का। उसके बाद डिफेंस ऑफ द कंट्री। डिफेंस ऑफ द कंट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जिसकी जितने भी इख्तियारात हैं वो सारे के सारे किसके पास होते हैं? प्रेसिडेंट के पास होते हैं। मीन के ही इज द वन पर्सन हु इज रिस्पांसिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ अमेरिका। और उसके बाद यहाँ पे देखें, किसी भी कंट्री के साथ जो वॉर की डिक्लेरेशन होती है वो प्रेसिडेंट के इख्तियारात में नहीं है। प्रेसिडेंट डू नॉट हैव द अथॉरिटी टू डिक्लेयर द वॉर विद एनी स्टेट और विद एनी कंट्री। लेकिन जो प्रेसिडेंट होती है वो अपनी डिक्टेटरशिप की जो पावर्स हैं उनको यूज करके किसी भी कंट्री के साथ जो वॉर है उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि लिंकन ने जो साउदर्न स्टेट थी ऑन द क्वेश्चन ऑफ स्लेवरी, उनके खिलाफ जो है वॉर डिक्लेयर की थी विदाउट दी कंसेंट ऑफ कांग्रेस। यहां पे देखें, कांग्रेस जो है, जो एक्चुअल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होती है उसकी अथॉरिटी जो है वो कांग्रेस के पास होती है। अगर वॉर डिक्लेयर करनी है तो वो कांग्रेस डिक्लेयर करेगी, लेकिन जो प्रेसिडेंट होता है वो अपनी कमांडर इन चीफ और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर की पोजीशन को यूज करते हुए किसी वॉर को अनअवॉइडेबल और एसेंशियल बना सकता है। वो ये बात जरूरी कर सकता है कि जो वॉर है वो अनअवॉइडेबल है अपनी पावर्स को यूज करते हुए। उसके बाद जितनी भी मोबिलाइजेशन होती है ट्रूप्स की, आया कि वो इंटर रीजनल है या इंटर कॉन्टिनेंटल है, दूसरे कॉन्टिनेंट्स के अंदर है, या फिर वो स्टेट्स के अंदर किसी भी ट्रूप्स की पोजीशन है, वो भी इख्तियारात हासिल होता है कमांडर इन चीफ मीन के प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के पास, कि वो जहां पर चाहे आर्मी को डिप्लॉय कर सकता है, जहां से चाहे वो उसको रिवर्स कर सकता है। और हाँ जी, तो उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव पावर है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के पास है, वो है एक्सपोनेंट ऑफ फॉरेन रिलेशंस। मतलब जितनी भी फॉरेन पॉलिसी होती है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट वजह करता है। जो फॉरेन पॉलिसी होती है, वो जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं दूसरे मुल्कों के अंदर, तो वो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो उन्हें अपॉइंट करता है। गो कि इन फॉरेन डिप्लोमेट्स की अपॉइंटमेंट विद द कंसेंट ऑफ सेनेट होती है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की किसी भी सेनेट के अंदर, अपनी सेनेट के अंदर अगर मेजॉरिटी है, उसकी पार्टी की मेजॉरिटी है, तो किसी भी सेनेटर की या फॉरेन डिप्लोमेट की अपॉइंटमेंट के लिए उसे कोई परेशानी या दिक्कत नहीं होती। अब यहाँ पे ये जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं ये सारे के सारे काम करते हैं विद ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट जो होता है वो अपनी डिप्लोमेसी जो है इन सब से फॉलो करवाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, जितनी भी फॉरेन ट्रीटीज होती हैं, जितनी भी फॉरेन एग्रीमेंट्स होते हैं, उनमें जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है वो निगोशिएट करता है। उसके पास ये अथॉरिटीज होती हैं कि वो जितनी भी फॉरेन कंट्रीज हैं उनके साथ निगोशिएट कर सकता है। लेकिन एट द एंड ये जो फॉरेन ट्रीटीज होती हैं इनको इंप्लीमेंट करने के लिए, इनको इन लॉ करने
करने के लिए जरूरी है कि वो सेनेट की 2/3 मेजॉरिटी से रेटिफाइड हो। विदाउट द रेटिफिकेशन ऑफ 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द सेनेट, जो प्रेसिडेंट होता है वो यहाँ पर नहीं कर सकता, फॉरेन ट्रीटीज को साइन नहीं कर सकता। अब देखें यहाँ पे बजाय तो ये लिमिटेशंस हैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की अथॉरिटी के ऊपर कि वो कोई भी ट्रीटी साइन नहीं कर सकता विद अनदर कंट्री विदाउट द रेटिफिकेशन बाय द सेनेट, और उसके बाद सेनेट की भी 2/3 मेजॉरिटी। लेकिन एक और चीज अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन देता है, वो क्या चीज होती है? एग्जेक्टिव एग्रीमेंट्स। एग्जेक्टिव एग्रीमेंट्स क्या होते हैं कि वो एग्रीमेंट्स जो कि प्रेसिडेंट खुद करता है दूसरी स्टेट्स के साथ, दूसरी कंट्रीज के साथ, बाय मींस। इसके बाद जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है पावर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। कि प्रेसिडेंट जो है उसको ये अख्तियारात हासिल हैं कि वो जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं और उनको सर्विसेज से रिमूव भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जहाँ तक अपॉइंटमेंट की बात है तो अपॉइंटमेंट में दो तरह की अपॉइंटमेंट्स होती हैं। एक अपॉइंटमेंट होती है विद कॉन्सेंट ऑफ सेनेट और दूसरी होती है विदाउट कॉन्सेंट ऑफ सेनेट। जो कॉन्सेंट ऑफ सेनेट होती हैं वो ऐसी अपॉइंटमेंट होती हैं जो कि हाई ऑफिशियल्स की होती हैं, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जैसे हाई फॉरेन ऑफिशियल्स। इनकी जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो इनको सुपीरियर सर्विसेज कहते हैं, और ये अपॉइंटमेंट जो है ये विद द कंसेंट ऑफ सेनेट की वजह से होती हैं। और जब तक 2/3 मेजॉरिटी ऑफ सेनेट इसको रेटिफाई नहीं करती तब तक ये अपॉइंटमेंट नहीं होती। और ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं ये हाईली ऑफिशियल्स की होती हैं। इनकी टोटल स्ट्रेंथ अबाउट अमेरिका में 1 लाख के करीब है और ये फॉरेन ऑफिस में काम करते हैं। अब ये सारे के सारे चूंकि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, जिसके बाद सेनेट में उनके रेटिफिकेशन के लिए फाइल जाती है और फिर रेटिफिकेशन होती है वहाँ से। तो ये सारे फिर प्रेसिडेंट की जो फॉरेन पॉलिसी होती है इसको सर्व करते हैं। दूसरी बात ये है कि इनकी जो टर्म होती है, टर्म ऑफ सर्विस होती है, वो 4 ईयर की होती है। जिस तरीके से सैम प्रेसिडेंट की जो सर्विस की टर्म है वो 4 ईयर होती है। इसी के साथ साथ क्योंकि इनको प्रेसिडेंट सर्व कर अपॉइंट करते हैं, ये प्रेसिडेंट की जो उसकी पॉलिसीज होती हैं उसको सर्व कर रहे होते हैं, लिहाजा इनकी टर्म भी जो है वो 4 ईयर होती है। प्रेसिडेंट की टर्म के साथ इनकी टर्म भी खत्म हो जाती है। दूसरी चीज़ होती है जो ऐसी अपॉइंटमेंट्स होती हैं जो कि विदाउट द कंसेंट ऑफ सेनेट, मतलब कि सेनेट की रेटिफिकेशन जिसके लिए ज़रूरी नहीं होती, इनको इंफीरियर सर्विसेज कहते हैं। और ये लोकल सर्विसेज भी होती हैं और पब्लिक ऑफिसेज भी होती हैं। और यहाँ पे देखें कि फॉर एग्जांपल कि ये जो इंफीरियर सर्विसेज होती हैं ये जिस स्टेट में अगर अपॉइंटमेंट करनी है प्रेसिडेंट ने, तो वहाँ पे जो सेनेटर होगा, जिस उस स्टेट का जो सेनेटर होगा उसकी मर्जी से ये अपॉइंटमेंट वहाँ पे कर दी जाएगी। और अगर वहाँ पे वो सेनेटर जो है वो प्रेसिडेंट की पार्टी का है फिर कोई इशू भी नहीं होता, वो इजीली अपॉइंटमेंट हो जाती हैं। प्रेसिडेंट को ये इख्तियारात हासिल होते हैं कि वो वहाँ पे अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। और सेनेट में भी सेम सिचुएशन है कि अगर प्रेसिडेंट की पार्टी की सेनेट में मेजॉरिटी है तो फिर यहाँ पे इसकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनकी रेटिफिकेशन के लिए जो प्रेसिडेंट है उसको मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। अलबत्ता जबकि प्रेसिडेंट की जो पार्टी है उसकी मेजॉरिटी वहाँ पे ना हो, रिक्वायर्ड मेजॉरिटी सेनेट में ना हो, तो तब जाके अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं उनके काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट होते हैं। और फिर यहाँ पे हिस्ट्री में देखा है तब जाके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपनी डिक्टेटोरियलशिप का मुजाहरा करते हैं और फिर भी अपनी वो अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है कि रिमूवल फ्रॉम द सर्विसेज, कि ये जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं इनको जो सर्विसेज से रिमूव करने की अथॉरिटी भी जो है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। जो प्रेसिडेंट है वो इनको सर्विसेज से रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि जो ये ऑफिसेज हैं इनमें अपॉइंटमेंट के लिए सेनेट की कॉन्सेंट की ज़रूरत होती है, जबकि इनकी सेनेट ऑफिसेज से रिमूवल के लिए सेनेट की ज़रूरत नहीं होती। और क्योंकि सेनेट की ज़रूरत नहीं, सेनेट की कॉन्सेंट की ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ पे देखें कि यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं कि जो यहाँ पे रिमूव करेंगे जिनको, ये एक इम्पीचमेंट का केस इनके खिलाफ होता है और इम्पीचमेंट का खिलाफ केस सेनेट में होता है। और ये ब्राइबरी और ट्रेनिंग अगर इन पे साबित हो जाए तो उसके बाद इनके सर्विसेज को रिमूव कर दिया जाता है। और यहाँ पे ये चीज़ आज तक इम्पोर्टेंट या यहाँ तक मंजर यहाँ पर नहीं आई कि इनको सर्विसेज से रिमूव कौन करता है और यहाँ पे इनको सर्विसेज से कैसे रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद जो दूसरी सिविल सर्विसेज हैं, जो इंफीरियर सर्विसेज हैं, ये चूंकि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और ये सिविल सर्विसेज के
रूल्स के मुताबिक इनकी अपॉइंटमेंट होती है। तो ये जो सिविल सर्विस सर्वेंट्स होते हैं और उसके अलावा जो चीफ जस्टिस या जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं, ये एग्जेम्प्ट होते हैं फ्रॉम सच टाइप ऑफ रिमूवल उस वक्त तक जब तक कि ये जो सिविल सर्विसेज के रूल्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी नहीं करते। तो ये सारी जो है पावर्स थी अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास। तो इन सारी पावर्स के होने की वजह से जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है उसको वो एक इम्पोर्ट मोस्ट जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड है और इसके पास बहुत ज़्यादा अख्तियार हासिल होते हैं। ख़ास तौर पे कि जो वो चीफ कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस होता है वो अपनी मर्जी से आर्म फोर्सेस को यूज़ कर सकता है। ये सारी चीज़ें मिलकर जो अमेरिका के प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट के ऑफिस को एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड बना देती हैं। थैंक यू।